वैसे मैं वहाँ से भी बात कर सकता हूँ, मगर थोड़ा संवाद के रूप में बात करूँ ऐसी कल्पना थी, इसलिए मैं कुछ बिंदु केवल आपके विचारार्थ रख रहा हूँ। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बाकी पदाधिकारी और उपस्थित क्रांति दूत कहा गया है ना, क्रांति दूत भाइयों और बहनें थोड़ी कम है, मगर मैं मानता हूँ कि क्रांति का प्रारंभ यहीं से भी होना चाहिए कि बहनों की संख्या थोड़ी बढ़नी चाहिए। स्वाभाविक रूप में संगठन इस पर निश्चित रूप में ध्यान देता होगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि इस तरीके के अनोखे कार्यक्रम के बारे में एक सोच बनाई गई और उसको कुछ आकार देने की दृष्टि से आज का ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। सरकारें सफल और विफल क्यों होती है, इसके बारे में जो भी अध्ययन होता है उसमें एक बिंदु हमेशा आता है कि सरकारों की योजनाओं को पार्टी संगठन के माध्यम से जब जनता तक पहुंचाया जाता है तब वो सफल होती है, और जब वो नहीं होता तब योजनाएं विफल होती है और अंततोगत्वा सरकार भी विफल होती है। तो सरकार के द्वारा केवल कार्यक्रमों का ऐलान होने से कुछ होता नहीं, क्योंकि सरकारी तंत्र कार्यक्रमों को पहुंचाने में अपनी एक मर्यादा रखता है, उसकी अपनी ताकत है मगर मर्यादा भी है। और स्वाधीनता के बाद इतने सारे साल हुए और जैसे हम देखते हैं कि स्थितियाँ जैसी थी वैसी ही है कई विषयों में। गरीबी हटाओ का नारा 70 के दशक में दिया गया था और आज भी गरीबी की चर्चा बहुत प्रासंगिक मानी जाती है। शहरों की स्थिति के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में जो स्थिति थी आज भी, कि कहीं भी आप जाइए महानगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव में लगभग वही विषय रहते हैं जो आज से 20 साल पहले रहे, चाहे कूड़े का विषय हो, चाहे ट्रैफिक का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो। तो जनतंत्र चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं, मगर समस्याएं जैसी की वैसी है। बेरोजगारी का विषय जो उस जमाने में था आज भी लगभग वही उसी पद्धति का है। तो इन स्थितियों को बदलने का एक बीड़ा उठाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत होमवर्क करने के पश्चात, दिमाग लगाने के पश्चात, व्यापक विचार विमर्श और अनुभव संगठित करने के बाद और उसको विश्लेषण करने के बाद कुछ विषय सरकार के एजेंडे पर लाए हैं। इसलिए इन सारे विषयों को हमने केवल एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते आए हैं कि विकास जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक विकास नहीं होगा। विकास ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, केवल सरकारी विज्ञापनों और सरकारी कार्यालयों में जो भी गतिविधियाँ होती है या सरकार के द्वारा छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ तक विकास सीमित नहीं है। विकास लोगों की आस्था का विषय बने, उनके भाव विश्व में, उनके इथॉस में उसको एक स्थान मिले और लोगों को ये लगे कि ये मैंने करना है, ये हमने करना है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकारी योजनाओं की ओनरशिप हमने लेनी चाहिए। ये तो उस मंत्रालय का है, वो तो मंत्री देखेंगे, उनके नुमाइंदे देखेंगे, मेरा क्या है इसमें, हमारा क्या है इसमें। इस भाव से बाहर आकर और युवा मोर्चा ने अच्छी सोच बनाई है कि हम इन कार्यक्रमों में सहभाग लेते हुए इनको ओन करें। ये अपने कार्यक्रम हैं, क्योंकि ये सरकार अपनी है, क्योंकि ये देश अपना है, तो ये कार्यक्रम भी अपने हैं। इस भाव से हम देखने की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके क्रियान्वयन के बारे में भी कई सारे बिंदु आपके अपने ध्यान में आएंगे, किसी ने बताने की जरूरत नहीं होगी। ये पंचक्रांति विषय और उस शब्द का प्रयोग भी बड़ा आकर्षक है, और मैं इसका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो पंचनिष्ठाएं है उनके साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय हो, चाहे जनतंत्र का विषय हो, ये सारे विषय समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने के हैं। और ये जो 5 क्रांतियाँ हैं, इनमें से किसी भी विषय में आप अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, नए
गतिविधियों के आधार पर कुछ इन योजनाओं को गति देते हैं, तो आखिरकार समाज की सहभागिता को आप सुनिश्चित करते हैं और उसके द्वारा विकास एक जन आंदोलन बनता है, जिसके कारण देश की एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। केवल मात्र हमारे पाठ्य पुस्तकों में वो जो प्रतिज्ञा होती है कि सारा देश एक है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, तो उस प्रतिज्ञा के आधार पर देश एक नहीं होता। एकता का एक एहसास भी होना चाहिए और एकता में सामाजिक एकता भी है और आर्थिक एकता, आर्थिक जनतंत्र, एक शब्दावली का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी करते आए हैं। तो इन सारे उपायों के कारण हम आर्थिक जनतंत्र की ओर बढ़ेंगे। कुछ सुझाव के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ। योग क्रांति का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में योग दिन का किस तरीके से और आयोजन हुआ हम सब जानते हैं। मगर योग दिन अंतर्राष्ट्रीय हुआ, उसको समाज के हर कोने, मतलब विश्व के कोने कोने में वो तो जाएगा, गया ही है, मगर समाज के भी कोने कोने में योग जाए, इसलिए योग का प्रचार प्रसार, इसमें हमारे में से जो योग करने वाले लोग हैं वो भी थोड़े सक्रिय होने चाहिए और योग के प्रशिक्षण वर्ग, जिम्स वगैरह तो काफ़ी चलते हैं, चलने भी चाहिए, मगर योग का भी उसमें कहीं समावेश अगर हम कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये हमारी जो एक प्राचीन ज्ञान संपदा है उसके साथ हम आधुनिक दृष्टि से युवाओं का कुछ संबंध जोड़ पाएंगे, समाज के उन सारे हिस्सों तक ले जाएंगे। तो करने लायक है कि जहाँ जहाँ भी इस तरीके से व्यायामशाला या जिम चलते हैं वहाँ पर क्या हम एक योग विभाग ही प्रारंभ करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सोचने का विषय है। महाविद्यालयों में भी एनसीसी एनएसएस होता है, उसमें भी कुछ योग का अगर समावेश हम कर सकते हैं, जो हमारे धरातल पर करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैं मानता हूं कि हम योग क्रांति को गति देने की दृष्टि से इस दिशा में जरूर काम कर पाएंगे। जहां तक स्वच्छता क्रांति की बात है, स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कार्यक्रम दिया है हम सबको कि हमारे आसपास इलाकों में कहीं भी अगर माथे पर मैला ढोने वाली स्थिति है तो ऐसे शौचालयों को बदलना चाहिए और इस काम में लगे जो भाई बहन हैं उनको वहाँ से मुक्त करते हुए वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए। इसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय की भी है। थोड़ा सा आप वेबसाइट वगैरह देखेंगे तो इन योजनाओं को, इसको अंग्रेजी में मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जिनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है और इसका एक एहसास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैसे हुआ, उन्होंने भी अपने भाषण में बताया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकसभा के जब वो देवरिया शहर से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी कड़ी धूप में उनके सामने 2-3 छोटी छोटी लड़कियां जो माथे पर मैला लेकर जा रही थी और चूँकि वो एक बाम्बू की जैसे एक कटोरी होती है उस तरीके का वो था, तो स्वाभाविक रूप में मैले का गंदा पानी भी उनके मस्तक से और उनके चेहरे पर आ रहा था। तो इतनी बेबस स्थिति में जो हमारी बहनें काम करती है या भाई काम करते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना ये एक मानवीयता का काम है, ये एक ईश्वरी काम है, ये बड़ा पुण्य का काम है। इसको हमने करना चाहिए। ऐसे भाई बहन अगर है तो उनको छुटकारा मिले, इसलिए रचना करनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये करना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। सब जगह ऐसे होंगे नहीं, वहाँ पर जैसे कई जगह महाराष्ट्र में भी अन्य जगह भी जो कूड़ा इकट्ठा होता है उस कूड़े का उपयोग खाद के लिए भी किया जा सकता है जो खेती में उपयोगी है, या कूड़े को एक प्रक्रिया के तहत एक उसके द्वारा कोयला भी निर्माण किया जाता है, उसके भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आप थोड़ा सा उसके बारे में गूगल करेंगे, रिसर्च करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि छोटे छोटे रोजगार भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लातूर शहर है, वहाँ पर एक योजना बनाई गई थी कि आप गीला यानी जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस कूड़े को अलग अलग करके थैलियों में डाल के देंगे तो एक थैली के हम 5 रुपये देंगे आपको। यानी कूड़े को भी बेचा जा सकता है, प्रोवाइडेड यू थिंक अकॉर्डिंगली। उसकी रचना की जा सकती है, उसको लेने वाले लोग हैं, उसके आधार पर वो कुछ
बिजली का निर्माण भी किया जा सकता है, खाद का निर्माण भी किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कोयले का भी निर्माण किया जा सकता है। तो इन सारी विधाओं को ध्यान में रखते हुए हम स्वच्छता क्रांति को रोजगार के साथ और स्वास्थ्य का साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में आकलन बनना चाहिए। आप सारे अपने अपने परिसर में सक्रिय युवा नेता हैं। क्या हम इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहां हम रह रहे हैं उस परिसर में कोई भी कूड़ादान जो है वो पूरा भरकर बहता है, कई बार बाहर कूड़ा आ जाता है, ऐसी स्थिति हम नहीं रहने देंगे। उसको कहीं ना कहीं कूड़े की व्यवस्था जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपालिटी या ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है वो ढंग से हो, इसके लिए हम ध्यानपूर्वक कुछ करेंगे। ऐसा भी अगर हम कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि बहुत किया जाएगा। मैंने एक सुझाव युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता मिले थे तब दिया था कि क्या हम युवा मोर्चे के माध्यम से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं मगर एक प्रदेश में अगर हम 25 या 50 बस स्टैंड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं कि उन बस स्टैंड में कूड़े की व्यवस्था और मलमूत्र विसर्जन की व्यवस्था सही रहे, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। 1 साल के बाद उस बस स्टैंड को स्वच्छ बस स्टैंड बनाएंगे। बस स्टैंड आम लोगों का और जनता के उन वर्गों के लिए जाने आने का स्थान है जहां पर अगर आप काम करते हैं तो उसका लाभ पार्टी को, संगठन को और सरकार को और स्वाभाविक रूप में जनता को मिलेगा। एक सुझाव है, आप जरूर इस पर सोच सकते हैं। कौशल क्रांति की बात आई है। अभी कुशलता विकास का संबंध रोजगार से है और कई बार हम देखते हैं कि कई कारखानों में, कई उद्योगों में, कई आस्थापनाओं में, ऑफिसेस में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वो बार बार एडवर्टीजमेंट्स देते हैं और उनको अच्छे लोग मिलते नहीं। और कई जगह देखते हैं कि अच्छे लोग उपलब्ध है मगर उन कुशलताओं का सर्जन उनके अंदर नहीं है, इसलिए उन पदों को भरने के लिए उनका कोई उपयोग नहीं। तो क्या हम इनमें कोई एक जोड़ने का काम कर सकते हैं? हमारे इलाके में जितने भी उद्योग है वहाँ पर अगर हम एक मैन पावर सर्वे करते हैं, थोड़ा एकेडमिक काम करना पड़ेगा, केवल नारेबाजी और राजनीतिक हमारी उठापटक के जो आंदोलन टाइप काम है इससे ये हटकर काम है। अगर हम एक सर्वेक्षण अध्ययन करते हैं कि हमारे इलाके में जितने उद्योग है, जितनी आस्थापनाएं हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, बाकी कुछ है, वहाँ पर हर आस्थापना में, एस्टैब्लिशमेंट में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वो किन किन की ज़रूरत है तो ध्यान में आएगा कि 10 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, 50 क्लार्क्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, सफाई करने वाले मजदूर चाहिए, प्यून्स चाहिए, जो भी है। और फिर इन पदों के लिए आवश्यक कुशलताओं का सृजन हमारे बेरोजगार युवाओं के अंदर करते हुए उनको यहाँ पर जोड़ने की कवायद अगर हम कर सकते हैं तो एक अलग तरीके का और कुशलताओं को ध्यान में लेते हुए उनका सृजन करते हुए जो मैन पावर की आवश्यकता है उसका पूरा करने वाला एक अलग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम अपने कार्यालय में चला सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, और आप अगर उनको मैन पावर देने वाले हैं तो उद्योग भी आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अच्छे लोग मिलते नहीं, ये सब लोगों की शिकायत रहती है। हम अच्छे लोगों का अगर सप्लाई कर सकते हैं जो जिनके पास कुशलता है तो कुशलता निर्माण की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि ये जरूर किया जा सकता है। कन्या क्रांति की बात है, वो भी एक बहुत मानवीय विषय है, मगर इसमें 2-3 बिंदु है। जैसे स्कूल ड्रॉपआउट्स, कन्याओं का रोकना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हमारे इलाके में अगर कोई कन्या स्कूल के बाहर जिसको जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति उसके पारिवारिक स्थिति के कारण बन रही है, तो क्या हम उनको फीस के बारे में परामर्श देते हुए या जो भी बाकी समस्या है उनका समाधान ढूंढते हुए हमारे प्रयास से हमारे आजू बाजू के कम से कम 5 स्कूलों में कोई कन्या ड्रॉप आउट नहीं होगी, इतना भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। कन्या ड्रॉप आउट क्यों होती है, इसके तरह तरह के कारण हैं। एक कारण ये भी है कि कन्याओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं होते स्कूलों में, ये भी है जिसका स्वच्छता क्रांति के साथ भी एक संबंध जुड़ा हुआ है। तो फिर हम टॉयलेट बना के दें, उसके लिए कुछ व्यवस्था करें। कन्याओं के माता पिता, अभिभावक उनका परामर्श करें, उनको सही सलाह दें। कन्या के स्वास्थ्य की चिंता करें, माता बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करें, ये भी कन्या क्रांति के लिए है। हमारे देश में अक्सर महिलाओं के बारे में ये पाया गया है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बहुत कम होता है और इसलिए कन्याएं और माता बहनें कई सारी जो बीमारियां हैं उनकी शिकार हो जाती है।
तो क्या हम हीमोग्लोबिन चेकिंग की कार्यक्रम कर सकते हैं कि जिसमें महिलाओं को पता चले कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज क्या है, फिर उसके लिए आवश्यक विटामिन का सप्लाई क्या हम वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो स्कूल में ड्रॉप आउट का परसेंटेज रोकना, कन्याओं और माता बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करना, इतना ही नहीं, सरकार ने, राज्य सरकारों के द्वारा भी और अन्य अन्य जगह पर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए कार्यक्रम किया जाता है, जननी सुरक्षा, कि जो डिलीवरी होती है, जो प्रसव होता है, वो अस्पताल में होना चाहिए। ये सरकार की नीति है, विश्व भर की नीति है, मगर ये होता नहीं क्योंकि अस्पताल दूर होता है, जाने आने का साधन नहीं होता। तो उसके लिए सरकार की योजना है, मगर सरकार की योजना अब फाइलों में बंद है और जनता की समस्याएं अपने पास है। तो क्या हम इसमें मेल मिलाप कर सकते हैं कि जिसके कारण प्रसव जो है वो अस्पताल में होगा, ताकि जच्चा बच्चा, माता और बालक दोनों की सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी। ये करते हैं तो भी एक दृष्टि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही विषय आगे आएगा। कन्याओं के लिए कई बार ट्यूशन की फीस अभिभावक देने के लिए तैयार नहीं होते। क्या हम आवश्यक जहाँ जहाँ है ट्यूशन्स के बारे में कुछ रचना कर सकते हैं? अपने प्रयासों के माध्यम से कन्याओं के लिए ट्यूशन्स की कुछ रचना कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हम कुछ निश्चित रूप में एक सोच बना पाएंगे। कन्याओं को स्कूलों से बाहर जाने की जो स्थिति बनती है, कई बार इस कारण से भी बनती है कि कन्या अगर मान लीजिए 10, 12, 15 साल की है, तो उसके बाद जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बेटे जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के हैं, उनकी देखभाल का काम भी उसको करना पड़ता है, क्योंकि देहातों में और कई जगह ये जिसको पालना घर बोलते हैं, क्रेश बोलते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं होती। तो क्या कन्या को इस कारण से स्कूल छोड़ना न पड़े, इस दृष्टि से क्या कुछ हम कर सकते हैं? ये भी एक, मैं मानता हूँ कि सोचने का विषय है। निर्माण क्रांति की अंतिम बात की गई है। मैं मानता हूँ कि निर्माण क्रांति का संदर्भ युवाओं के विषय में अगर हम चिंता करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से है, उद्योजकता विकास से है। और उद्योजकता विकास इसलिए नहीं होता कि लोग उद्योजक नहीं बनना चाहते, मगर इसलिए नहीं होता कि उद्योजक बनने के लिए आवश्यक कॉन्फिडेंस होता नहीं, आत्मविश्वास की कमी है कई बार। दूसरा, जैसे उत्पादन तो कर लेगा, निर्माण करेगा, उसको मार्केट कहाँ से मिलेगा? तो मार्केट की दृष्टि से उसको जोड़ना, फिर मार्केट की कुछ आवश्यकता है, उसको समझाना। तो क्या हम छोटे बड़े उद्योजकता विकास के कार्यक्रम कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। देश का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक बड़ा इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उनके साथ भी हम कुछ मेल मिलाप कर सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं। मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बताया सकता है। मार्केट की ज़रूरत क्या है? बड़े बड़े मॉल्स बने हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का माल आता है, मगर हमारे उद्योजक जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, उनके द्वारा बनाई चीज़ों को वहाँ पर मार्केट मिले, क्या हम ये नहीं सुनिश्चित कर सकते? ये होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, ये होता है तो निर्माण क्रांति होगी, क्योंकि निर्माण के केंद्र गाँवों में, शहरों में, कस्बों में बनेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि यद्यपि 5 अलग टाइटल्स इस क्रांति को दिए गए हैं, इसका आपस में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और इनका जुड़ना और इनके द्वारा हमारे, इनके संदर्भ में हमारे सफल प्रयास होना, जो सपना हम सभी ने मिलकर देखा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारे के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैं मानता हूँ कि उसी ओर हम सबको बढ़ने के लिए इन सारी क्रांतियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और उनको सफल बनाने में हम सब विभिन्न अपनी कल्पनाओं को और अमल में लाते हुए प्रयास करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।